अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम फरोग अज़ादारी और हमारा किरदार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ना तो नोहा खां हैं, ना मरसिया खां हैं, ना सलाम गुजार हैं, ना खतीब हैं, ना मातमदार हैं। ये वो अफराद हैं जिनके दम से फर्श अज़ा की रौनक रहती है। ये हमारे सामीन हैं कि जो मजलिस में आते हैं और शिरकत करते हैं और अच्छे पढ़ने वालों की दाद देते हैं, जाकिरों को सुनते हैं, उनके फरमुदात को लेते हैं, मातम में शिरकत करते हैं, तबर्रुक लेते हैं मजलिस का और चले आते हैं। ये खामोश एक ऐसा सिलसिला है कि जिसको हम सिर्फ ऐसे बयान कर सकते हैं कि ये वो अज़ादार हैं कि जिनके किरदार के बगैर मजलिस एक नामुकम्मिल मजलिस कहेंगे उसको। अगर कोई मजलिस में खतीब भी हो, जाकिर भी हो, नोहा खान भी हो, सोस खान भी हो, हदीस किस्सा पढ़ने वाला भी हो, मरसिया खान भी हो, सलाम गुजार भी हो, मगर सामीन ना हो फर्श अज़ा पर, तो वो मजलिस जो है ना वो अधूरी रहेगी। तो सामीन के बगैर मजलिस अधूरी। तो आज हमारे साथ जो जो मोमिनीन जो सामीन हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ हैं असगर जाफरी साहब, दूसरे हैं मेरे साथ तौकीर जैदी साहब, तीसरे जनाब हसन जफर साहब। ये तीनों जो हजरात हैं ये हमने चुने हैं। ये तीनों हजरात बहुत ही पाबंदगी से मजलिसों में शिरकत करते हैं और शुरू से ही मतलब हदीस किस्सा से ही मजलिस का में वो तशरीफ ले आते हैं और फिर आखिर तक रहते हैं। हमारे इन दो मेहमानों में से असगर जाफरी और जफर भाई जो हैं ये बाज़-औक़ात मजलिसों में हदीस किस्सा भी खुद पढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारा इन अफराद को बुलाने, इन सामीन को बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि हम इनसे सुने कि ये जो मजलिस में आते हैं तो ये क्या सोच कर आते हैं। किसी जाकिर की वजह से आते हैं, या किसी सोस खान की वजह से आते हैं, या किसी नोहा खान की वजह से आते हैं, या किसी मखसूस इमाम बारगाह में आते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ असगर जाफरी साहब से। असगर भाई, आप ये बताइए कि आप जब किसी मजलिस में जाते हैं मुहर्रम की, तो देखिए ना, मुहर्रम के अलावा जो मजलिस होती हैं वो या तो किसी की सोयम की होती है, या तो उसमें अजीज अकारिब देख के, मोमिन को देख के आदमी चला जाता है। मगर मुहर्रम की मजालिस जो हैं वो सबके लिए फर्श अज़ा बिछी होती है। हर इमाम बारगाह में फर्श अज़ा बिछी होती है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका क्या तरीक़ेकार रहता है मजलिस में जाने का, पहली मुहर्रम से लेके आखिर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार भाई, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने मुझे दावत दी। गो कि मेरे इतने सकत नहीं है कि मैं आप इतने बड़े मौजू पे गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन आपने मुझे उस काबिल समझा। जुल्फ़कार भाई, मेरा तरीक़ेकार जो बचपन से रहा, जो हमने अपने बड़ों से सीखा, वो हमेशा मेरा ये रहा कि मैं बचपन से ही मजाली जब शुरू होती थी वो तिलावत कलाम पाक से लेके और ज़ियारत तक उसमें शिरकत होती थी, और ये सिलसिला मेरा आज भी इस तरह कायम है। और इसीलिए अक्सर मजालिस में मैं जब पहुंचता हूँ, लोग नहीं भी होते हैं, तो मुझे हदीस किस्सा भी मुझे पढ़नी पड़ती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है मोमिनीन हजरात जो तशरीफ लाते हैं वो मौलाना की तकरीर शुरू होने के बाद ही तशरीफ लाते हैं। तो मजालिस का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि कुरान पाक की तिलावत से शुरू हो और ज़ियारत तक आप पूरी मजलिस मुकम्मिल तभी होती है। तो मेरा ये हमेशा ये रहा कि वक्त की पाबंदी हो और वक्त से पे आदमी पहुंच जाए और उसके बाद पूरी मजलिस मुकम्मिल करके फिर जाए। अक्सर ऐसा होता है कि मुहर्रम में मजालिस का सिलसिला ज़्यादा होता है, तो फिर ये एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस कवर करनी होती है, वहाँ पहुंचना होता है,
تو اس میں پہلی مجلس میں تو آدمی وقت پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسری مجلس جو ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آدمی بعض اوقات بیچ میں پہنچتا ہے۔ بیچ تو میں پہنچتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شہر میں مجالس ہو رہی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی جا سکے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور وہاں پہ جا کے حاضری دیں اور مولا کا ذکر جو ہے وہاں سنیں، فرش ازا جہاں بچھی ہوئی ہے وہاں پہنچ کے ہم جو ہے وہ جناب سیدہ کو صلوات اللہ علیہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں۔ تو بے یہ شک، جی بے شک۔ ہماری جو ہے کوشش ہوتی ہے، اس میں پھر ہم آپ کو مزید بتائیں گے مطلب آگے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب مجلس میں جاتے ہیں تو بالکل شروع سے جاتے ہیں تاکہ آپ کو فرش ازا پہ بیٹھ کر آپ کو بعض اوقات حدیث سے قصہ بھی پڑھنی پڑتی ہے، تو آپ مجھے پورا آپ کا جواب واضح نہیں آیا کہ آپ کسی مخصوص ذاکر کو سننے کے لیے جاتے ہیں یا کسی خاص امام بارگاہ میں جاتے ہیں، یا آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ بھئی جو بھی امام بارگاہ میرے نزدیک ہے یا میرے بہت قریب ہے وہاں پہ جاتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کا کیا کرائٹیریا ہے کہ جس کے خاطر آپ مجلس میں آتے ہیں؟ پہلے تو ایسا سلسلہ نہیں تھا لیکن یہاں آنے کے بعد کیونکہ ادارے بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سب ہی کو سنیں، جو آئے ہوئے ذاکرین ان کو سننے کا موقع ملے، ان سے مستفید ہونے کا موقع ملے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک ذاکر جو ہے ایک امام بارگاہ میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اگلے ہفتے اگر وہ دوسری جگہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو پھر دوسری جگہ سن لیتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ذاکرین آئے ہوئے اکثر تو انڈیا پاکستان سے بھی آتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی سنیں اور ان کے خیالات سے مستفید ہوں۔ تو ہم تقریباً تمام امام بارگاہوں میں جاتے ہیں اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ مجلس میں آپ نے سوچا کہ بھی فلاں صرف ذاکر کو ہی سننا ہے، تو آپ جب مجلس میں آئے تو سوزخانی بھی ختم ہو چکی تھی، سلام بھی ختم ہو گیا تھا اور ذاکر صرف بیٹھا ہوا سن رہا تھا؟ ابھی خود ہی مطلب یہ کہ آپ نے بتایا تھا شروع میں کہ لوگ جو ہیں مومنین جو ہے نا وہ اپنی پسند سے مجلسوں میں آتے ہیں، اپنے مخصوص حصے کے لیے آتے ہیں، کہ جس کو سوزخانی سننی ہے تو وہ سوزخانی کے وقت آ رہا ہے، جس کو ذاکری سننی ہے وہ ذاکری کے وقت آ رہا ہے، اور جس نے ماتم سننا ہے وہ ماتم کے وقت آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم بھی امام بارگاہوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اندر مجلس چل رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی جاتا ہوں توقیر بھائی کے پاس، یوں کہ توقیر بھائی کو بلانے کا ایک بہت خاص مقصد میرا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ میں توقیر بھائی کو تقریباً 2003 سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ مجلس میں حدیث قصہ سے پہلے پہنچتے ہیں اور ذاکری اور ماتم کے بعد جب زیارت ہو جاتی ہے تو یہ باہر آتے۔ میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ یہ دیر سے پہنچے ہوں مجلس اعظام میں، یا اچھا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا کوئی مخصوص وہ نہیں ہے کہ بھی میں کسی کی مخصوص ذاکری میں جاؤں یا مخصوص پڑھنے۔ دیکھیں پسندیدگی اور ناپسندیدگی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، کہ کوئی لائک کرتا ہے، کوئی اس کی خطابت سے محظوظ ہوتا ہے، کوئی کسی خطابت کو علم سیکھتا ہے۔ مگر توقیر بھائی ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو جو یہ میں عادت تو نہیں کہوں گا کہ یہ آپ اپنی خوشی سے مجلس شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچتے ہیں ہر امام بارگاہ میں اور پھر اس کے بعد آخر تک زیارت کے بعد ہی آپ آتے ہیں، تو یہ روٹین آپ کا کیسے بندھا اور آپ نے کیا سوچ کر یہ سوچا کہ بھی میں صرف شروع میں جاؤں اور آخر میں آؤں؟ السلام علیکم ذوالفقار بھائی اور سب لوگوں کو جو بھی شرکت کر رہے ہیں ان سب کو میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ بس یہ ہمیں بچپن سے ہمارے والدین نے سکھایا ہے، خاص طور سے والدہ نے، کہ ہم مجلس میں جب بھی جائیں ٹائم سے جائیں، مطلب جب مجلس شروع ہونی ہے اس وقت بس پہنچیں۔ تو یہی طریقہ ہم ابھی تک رکھے ہوئے ہیں کہ کوشش یہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔
तो इसीलिए वक्त से पहले 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएं वो ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए। तो ये हमने रखा हुआ है। अब जहाँ तक ज़ाकिरीन का सवाल है, वो यहाँ पर तो कनाडा में ज़ाकिरीन काफ़ी आते हैं, बाहर से आते हैं यहाँ से। हमारे कोई मखसूस ज़ाकिरीन नहीं है। बस जहाँ भी मजलिस अच्छी होती है, हमें पसंद आता है ज़ाकिर, हम वहाँ चले जाते हैं। किसी इमाम बारगाह से कोई ख़ास वो नहीं है कि इसी में जाना है, लगाव नहीं है कि आप वहीं जाएं मखसूस। जी जी, इसमें जाना है, उसमें नहीं जाना है, इस इंतज़ामिया के साथ यूं है, ये कुछ नहीं है। तो जहाँ ज़ाकिर अच्छा पढ़ने वाला है वहाँ हम जाते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि पूरी मजलिस सुने और फर्श अज़ा पे बैठ के सुने। वो नहीं जैसा आपने अभी अर्ज किया कि बाहर लोग खड़े रहते हैं और ये वो मजलिस का वो नहीं बनता, मतलब एक तरह से सही नहीं है। मैं नहीं सही समझता उसको। मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर खड़े हैं लोग तो मजलिस का तकद्दुस जो है वो बरकरार नहीं रहता इस तरीके जी, से। जी, इस तरीके से मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जफर भाई, जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आवाज आ रही। मैं जफर भाई से एक बात करना चाहता हूँ, ये कि जफर भाई भी मतलब माशाल्लाह हमारे हर सेंटर में जाते हैं, हर सेंटर से बड़े, खुद भी इनके घर में मजलिस होती है, खुद भी बहुत बड़े अज़ादार हैं और पाकिस्तान से ही इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान से बहुत गुलामान अब्बास और जफरुल ईमान, जफर हाँ गुलामान हुर, तो इनमें बड़ी कारकर्दगी रही है, एक ज़ौक़ शौक़ होता है। तो जफर भाई मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा कि जब आप किसी अज़ा खाने में जाते हैं, किसी मजलिस के लिए जाते हैं, तो आपको ये भी पता होता है कि भी मजलिस में फलां ज़ाकिर ने पढ़ना है, किसी सोसान का भी पता होता है या सलाम गुजार का भी पता होता है, मातम वालों का भी पता होता है। कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि आप एक लेके गए कि आप जा रहे हैं, फलां मिलेगा, तो जब आप गए हों मजलिस में तो या तो आप देर से गए हों या ये है कि आप बर वक्त भी पहुंचे हैं, तो आपको वो जाकिर भी ना मिला, वो पढ़ने वाले भी नहीं मिले जो सोच के गए थे, कोई भी मजबूरी आ गई, नहीं आए या कुछ हुआ, क्या कभी ऐसे इत्तेफाकात हुए हैं क्या कभी? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और कायम टीवी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। इससे पहले भी आप लोगों ने मौका दिया है। जुल्फ़िकार भाई, असल में चीज़ ये है कि मजलिस को एज ए इबादत लिया जाता है। मैं जब भी जाता हूँ मजलिस को ये समझ के नहीं जाता हूँ कि भाई किसी का कोई अगर मतलब जिसको मैंने जिसकी वजह से जिस सोस खान या मतलब अपना जो जाकिर हैं वो अगर नहीं है और मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ तो मैं पूरी मजलिस अटेंड करता हूँ। मेरा भी ये होता है कि शुरू में जब मैं जाता हूँ तो अक्सर मतलब जगहों पे तो जहाँ पे कि मतलब मैं जाता हूँ वो एक ख़ास इमाम बारगाह होते हैं कि जिनसे कि मतलब वो लोग मुझे इन्वॉल्व रखते हैं कि भाई मैं हदीस किस्सा पढ़ूँ या दुआए कुमैल पढ़ूँ। वहाँ पे जो भी होती हैं वहाँ पे शुरू में मतलब पढ़ने की दुआएं वगैरह वो सब कुछ पढ़ता हूँ मैं। तो उसमें तो ये रहता है कि मैं जब पहुँच जाता हूँ इमाम बारगाह तो मेरा ये नहीं है कि अगर कोई वो मौजूद नहीं है जिस जाकिर के लिए मैं गया हूँ तो मैं मजलिस छोड़कर आ जाऊँ। मैं पूरी मजलिस करता हूँ जब तक ये मतलब मातम तक मैं भी शरीक होता हूँ मैं। उसके बाद फिर मतलब ये कि अगर मौका है कि दूसरी मजलिस मिल सकती है तो वहाँ पे चले जाता हूँ। मुहर्रम में उम्मन ये होता है 2-2 3-3 मतलब मजलिसें होती हैं जिनको कि आप मतलब अटेंड कर सकते हैं। तो ये सिलसिला रहता है। मगर मैं ये नहीं होता कि वो अगर जाकिर नहीं है तो मैं उस जगह से निकल के मैं चले जाऊँ मैं मजलिस को, ऐसा नहीं करता मैं। तौकीर भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कनाडा में एक अरसे दराज से हैं, 20-25 साल तो हो गए मेरे ख्याल से। जी हाँ, 20 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल से ज्यादा हो गए। इससे पहले आप पाकिस्तान में थे? जी हाँ। हाँ, पाकिस्तान में कहाँ, कराची में थे? मैं कराची में था जी। अच्छा, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि जब आप कराची में थे तो वहां पे आपका जाहिर है जवानी होगी आपकी, तो उस जमाने में क्या रूटीन था आपका मजलिसों में शिरकत करने का? कराची में तो आमतौर से नश्तर पाक की मजलिस हम जरूर करते थे।
अच्छा यानी वो मरकजी मजलिस होती थी, तो वहाँ तो शिरकत बहुत ही ज़रूरी मतलब हम समझते थे और जाते थे वहाँ। वहाँ हमने तरावी साहब को भी सुना है, और यानी जिस ज़माने में तरावी साहब हयात थे और पढ़ते थे मजालिस। उसके बाद अल्लामा तालिब जौहरी साहब की मजलिसें, और तरावी साहब की तो मजलिसें मैंने बहुत ज़्यादा टेप भी करी हैं उस ज़माने में। टेप अच्छा करने अच्छा, का रिवाज था। मतलब वो शौक था आपको टेप करने का। जी जी, टेप करने का भी शौक था और मजलिस सुनने का भी। तो उसके बाद एक मजलिस सुबह सुबह होती है नकवी साहब के यहाँ, अली मुत्तकी ना, साहब के। अली अली मुत्तकी मुत्तकी नकवी साहब साहब। क्या? जी हाँ, वहाँ हम जाते थे। वहाँ क्योंकि पढ़ने वाले बहुत ही उम्दा पढ़ने वाले अल्लामा जैसे नक्कन साहब, नक्कन साहब आते थे, नक्कन नक्कन साहब आते साहब थे। तो और सुबह सुबह मुस्तफा होती थी, जौहर तो साहब। जी सुबह सुबह होती थी मजलिस। वो तो ऑफिस जाने से पहले मतलब वो मजलिस हम करके, वहां और पे चाहे देर हो जाए ऑफिस को, चाहे कुछ हो जाए, वो मजलिस जरूर हम वो करते थे। मजलिस जरूर सुनते थे। जी, तो बहुत शुक्रिया। कराची अभी मैं में आपके ये पास फिर रूटीन था। दोबारा आता हूँ, मैं फिर जी दोबारा चलता हूँ जी जी। असगर जाफरी साहब के पास, कि असगर जाफरी साहब कुछ आप भी हमें बताएं कि पाकिस्तान में आप किस तरीके से मजलिसों में शिरकत किया करते थे और क्या रूटीन रहता था आपका। जुल्फ़िकार भाई, बचपन में तो हमारा मजालिस का सिलसिला ये होता था, वालिदा के साथ या वालिद के साथ जाते थे। हालांकि हमारी कम उम्र थी, लेकिन हमारे वालिद साहब हमें रात को खालिद दिन हाल जरूर ले जाते थे। वहाँ पे अल्लामा रशीद तरावी साहब की मजलिस होती थी, और वो हमें स्टेज के सामने बिठा के वहां तक ले जाते थे। स्टेज के सामने बैठ के हम उनकी मजलिस सुना करते थे। और हमें याद है कि हमें उनकी मजलिस बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी गए, तब हम उनकी मजलिस से कॉलेज में जाने के बाद समझ में आनी शुरू हुई। समझ में आने लेकिन शुरू। वालिद साहब ने हमें उनको उस हमारी बचपन में ही उनको सुनाया हमको, और नेशनल पार्क के मजलिस में शिरकत करना, उसके बाद जुलूसों में जाना, ये हमारा बिल्कुल एक वतीरा था जो जिसमें कि हम पूरी तरह मतलब अमल करते थे। और बचपन में ज्यादातर हम जैसे जाते थे तो अपने नाना के साथ भी जाते थे। हम ननियाल आ जाते थे अपने मुहर्रम करने के लिए, तो क्योंकि हम रिमोट एरिया में ऐसे रहते थे जहाँ पे के खाना वगैरह नहीं थे, तो हम नाना के साथ हम जाया करते थे। तो जब उस जमाने में तो हमारे ज्यादातर तो तबरुक का हमें शौक होता था कि तबरुक हमें चाहिए, तो तबरुक के लिए हम जरूर जाते थे कि भाई हमें तबरुक मजलिस में मिलेगा। तो हमारे नाना एक दफा हमको अली मुत्तकी जाफरी साहब के घर मजलिस में ले गए। वहां से हम बड़ा रोते हुए आए कि हमें तो वहां तबरुक ही नहीं मिला मजलिस में। तो हमें बड़ा वो हुआ। तो फिर बाद में एहसास हुआ कि भाई ये मजलिस का सिलसिला जो बड़ी जगहों पे होता है उसमें क्या होता है तरीक़ेकार। लेकिन तबरुक का हमें बड़ा एहसास था बचपन से ही कि तबरुक जो है हमारे लिए जरूरी है। तो आज तक जो है हम जिस मजलिस में जाते हैं हम तबरुक को बहुत अहमियत देते हैं, कि हमें बचपन से रहा गया तबरुक हमारे लिए बहुत अहम है। और इसका ये जनाब मजलिस का हमारा तबरुक जो है वो हर मोमिन के लिए जो है एक बहुत बड़ी अकीदत की बात होती है, बहुत बड़ी सादत की बात होती है। तो जो मजालिस में फिर हम इस तरह सिलसिला रहा हमारा, और हमारे सामने हमें बचपन में याद है कि अंचोली की मस्जिद खैरुल अमल जो है उसकी बुनियाद रखी गई, और वहां पे फिर रात को प्रोग्राम होते थे, जुलूस निकलते थे, तो उसमें हम शिरकत करते थे। और हमारी कोशिश होती थी कि उसमें जो भी हम हिस्सा ले सकें और जो भी हम वॉलंटियर वर्क कर सकें हम उसमें वो जरूर करते थे। तो माशाल्लाह बचपन में हमारा बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। और उसके बाद फिर हमने जब जब बड़े हुए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में, फिर हमने फिर यौम हुसैन के प्रोग्राम भी करने शुरू किए, और कॉलेजों स्कूलों में हम उसका इनेकाद भी हमने किया, और उनकी निजामत भी करते थे, उलमा कराम को बुलाते थे। उसमें सुन्नी और शिया हजरात का किसी किस्म की तफरीक नहीं होती थी। पढ़ने वाले जितने भी होते थे जाकरीन, वो जो सलाम पढ़ें, मरसिया पढ़ें, नुहा पढ़ें और या तकरीर करें, वो हर मसलक के जो होते थे वो आलिम और जाकिर वो तशरीफ लाते थे। तो हमें एक बहुत ही खुशनसीबी हमारी कि हमें ये मौका मिला कि हम इन प्रोग्रामों को हमने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के लेवल पे इनका इनेकाद किया। बहुत उम्दा आपने बताया, क्योंकि हम अपने मौजू पे ही रहना चाहते हैं। वो मौजू अलग हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा तो हम आपसे बहैसियत सामेईन मजलिस, बहैसियत एक मजलिस के सामे के हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा सवाल आप तीनों से है कि देखिए, हम ये मानते हैं कि
मजलिस आज़ा हमारे लिए एक दर्स गाह है, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। जो भी फर्श अज़ा पर बैठता है वो गमे हुसैन तो मनाता ही है, गमे शोदाए करबला तो मनाता ही है, मगर वहां से कुछ सीख कर भी जाता है। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, वो बड़ी टेढ़ी बात करने वाला हूँ, वो ये कि जब आप कॉलेजों में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, तो जब आप प्रोफेसरों के लेक्चर सुनते थे तो आप जो है अपने पास एक नोटबुक लेकर जाते थे और उस नोटबुक पे आप नोट किया करते थे कि प्रोफेसर ने क्या कहा। मगर मैंने ये अलमिया है हमारा कि लोग मजलिस सुनते हैं और वो समझते हैं कि जो जाकिर ने मजलिस सुन ली, जो उसने बेहतरीन पॉइंट्स, जो बेहतरीन हिदायतें की या जो बेहतरीन वाकयात सुनाए, वो हमारे जहन में महफूज हो गए। तो वो एक मजलिस से निकलते हैं, फिर दूसरे वो भूल जाते हैं कि वो क्या क्या है। हमने काश हमारे मजलिसों में लोग कॉपी पेंसिल किताब कोई लेके जाते कि एक नोट कर लेते कि देखिए ना, कोई भी जाकिर है, मुझे किसी जाकिर, मेरी नजर में हर जाकिर मोहतरम है और वो हमारी तरबियत करता है। फर्श अज़ा जो है एक तरबियत गाह है, वो हमारी तरबियत करता है। तो बात सारी सिर्फ ये है कि हम उसकी तरबियत से हमने क्या हासिल किया। देखिए ना, वो जो जाकिर है वो कितना अपने खून जिगर देकर कोई हमारे लिए मजलिस एक तैयार करता है, खिताब तैयार करता है। अभी हमने एक प्रोग्राम किया था जो सबसे पहला, जैसे आज सामईन का प्रोग्राम किया है, तो उलमा और खुतबा के साथ किया था। तो वहां पे हमारे आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो बड़े खून जिगर के साथ तैयारी कर कर आते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई हमसे कुछ लेकर जाए, बेशक लेकर जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में किसी भी मजलिस में, चाहे वो तालिब जौहरी की हो, चाहे अल्लामा रशीद तुराबी की हो, चाहे यहाँ पे हमारे मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी की हो, मौलाना रज़ाउल हुसैनी की हो, सैयद मोहम्मद रिजवी की हो, या कोई बाहर से आने वाले जो उलमा जो आते हैं, खतीब आते हैं, किसी को मैंने नहीं देखा कि वो कोई किसी का वो क्या कहते हैं कोई नोट कर रहा हो कि भाई ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। ताकि अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि आदमी जाकिर कोई सवाल कर रहा हो, कोई तकरीर कर रहा होता है, तो आपके जहन में कोई ना कोई सवाल जरूर आता है कि यार मौलवी साहब से मजलिस के बाद ये पूछेंगे, तो कम से कम वो ही नोट कर लें। मगर क्या है कि जहन में जिस वक्त के मजलिस हो रही है, मजलिस के दौरान आप खिताबत भी सुन रहे हैं, आप ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा है, अच्छा कहा है या गलत कहा है या कुछ है, या आपके समझ में नहीं आया, तो आप उनसे पूछ लें। कोई लफ्ज अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो आप पूछ लें कि ये लफ्ज जो है ये मेरा मतलब समझ में नहीं आया। और हमारे मोहतरम जाकिरीन, हमारे खुद खिताबत करने वाले हमारे उलमाए कराम बड़े खुश होते हैं कि जब उनसे कोई सवाल करता है कि आपने अपनी तकरीर से मौजूद है, जाती और पर्सनल की तो बात ही नहीं कर रहा, मगर जब कोई उनसे वो सवाल करता है कि जो जाती है हैसियत से अलग हटकर मजलिस के बयान के उनके मुतालिक होता है, तो वो खुश होते हैं। सही इसी तरीके से जो है जफर भाई के पास में चलता हूँ, मैं कुछ बहुत ज्यादा बोल गया। जफर भाई माशाल्लाह अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जफर भाई, आप थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान में आपका, यहाँ कनाडा में तो हमें पता है आपको देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान में आपका क्या रूटीन रहता था मजलिसों में, बहुत मुख्तसर से उसमें वक्फे में बताइए। मैं हाँ बहुत मुख्तसर बताता हूँ मैं आपको कि बचपन में देखिए मतलब मेरा जो ताल्लुक रहा, मैं नाज़िमाबाद में मैं रहता था पहले बड़े मैदान में, वहाँ पे अंजुमन कारवान आज़ा थी, उसके अंदर मतलब इन्वॉल्व रहा मैं। और सुबह सवेरे वहाँ पे एक मजलिस होती थी, तहत लफ्ज़ मजलिस जो है ना, एक असलम साहब थे उनके घर पे होती थी, तो वो अटेंड ज़रूर किया करते थे बचपन में। लेकिन उसके बाद फिर हम जब नॉर्थ नाज़ाबाद आ गए तो फिर हमने अंजुमन बना ली थी वहाँ पे। उस वक्त जो है उसके बाद हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अंजुमन के अंदर ज़्यादा रहा। शाम में मजलिस सुनने के लिए अल्लामा रशीद तुराबी की मजालिस वगैरह सुनते रहे, लेकिन उसके बाद फिर अपनी अंजुमन के सिलसिले में बाबुल इल्म, अगर आपको पता हो नॉर्थ नाज़ाबाद जी, में, जी, 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 जी। उसी में मतलब हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे और उसी में मजालिस वगैरह भी करवाया करते थे। और जैसे कि मतलब
انجمنوں کو بلایا جاتا ہے، گھر گھر جاتے تھے وہاں پہ، اور ان کے پروگرامس وغیرہ اٹینڈ کیا کرتے تھے، سب جتنے بھی مطلب لوگ مجلس میں بلایا کرتے تھے انجمن کو اور ماتم داری کے لیے، تو وہ وہاں پہ ہم لوگ جایا کرتے تھے. یہ میرا تو یہ مطلب وہ رہا. اس کے بعد پھر میں سعودی عرب چلا گیا، تو وہاں بھی ہم لوگوں نے مجلس وغیرہ نہیں چھوڑی. ہم لوگ وہاں پہ بھی جدہ میں، مکہ میں ہم نے مجلس وغیرہ وہاں پہ نہیں چھوڑی. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے ہم بھی بغیر عزاداری کے نہیں رہ سکتے. ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، جس کونے بھی ہوں گے، ہم عزائر حسین سے وابستہ رہیں گے، فرش عزا سے وابستہ رہیں گے. چونکہ آج سارے سامعین ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں، تو میں نے کہا بجائے تو ایک آدھ کچھ کلام میں پڑھ کے پھر مجلس کا اختتام کرتا ہوں. تو یہ ایک ربائی ہے جو محرم، عموماً میں محرم میں پڑھتا ہوں. غم حسین میں گریاں تمام عالم ہے، عالم ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. قہر ہے چاک گریباں تو چشم پر نم ہے. ہماری بزم کی زینت ہے مجلسوں کا قیام. ہماری بزم کی زینت ہے مجلسوں کا قیام، اور ہماری قوت بازو کا راز ماتم ہے. جزاک اللہ، بہت سے پڑھ رہے ہیں. حسین میں گریاں جزاک اللہ. عالم ہے. چونکہ یہ فرش عزا پر سامعین سے متعلق پروگرام ہو رہا ہے، تو ایک سلام ہے، اس کے بھی میں چند اشعار آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو. جزاک اللہ ذوالفقار، بہت اچھے، بہت. کبھی تم گردش خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. ارے اپنے بچوں کو عزا خانوں میں لے جایا کرو. جب کبھی تم گردش بیٹھ کر فرش عزا پر مجلس شبیر میں، بیٹھ کر فرش عزا پر مجلس شبیر میں، ارے واقعات کربلا
بچوں کو سنوا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ ذوالفقار بھائی، بہت شکریہ ناظرین۔ آج ہم نے بالکل ایک منفرد لوگوں کو بلایا ہے جو فرش ازا کی رونق ہوتے ہیں، ان سے ہم نے سنا، ان کی پرابلم میں دیکھی، ان کا مقصد مجلس میں آنے کا مقصد معلوم کیا، ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے بات کی، ہر پہلو پہ ہم نے روشنی ڈالی، ذاکروں کے بارے میں، سوز خانوں کے بارے میں، سب کچھ ڈالا، مجلس کے تقدس کے بارے میں۔ تو آخر میں آپ تمام حضرات کا، جناب توقیر زیدی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جناب ظفر حسن صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور جناب اصغر عباس جعفری صاحب آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کر کے قائم ٹی وی کو اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیا۔ بہت بہت شکریہ، خدا بہت شکریہ، اور فی امان اللہ۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔